15 जुलाई 2043 को इन्फिनिट डेंड्रोग्राम नामक वीआर गेम दुनिया भर में लॉन्च हुआ। एक लड़का वीआर गियर पहनकर गेम में लॉग इन करता है। वह आंखें खोलता है और खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है। एक बिल्ली जैसा प्राणी उसका स्वागत करता है। लड़का अभिवादन करता है। बिल्ली खुद को कंट्रोल AI-13 चेशायर बताती है। चेशायर पूछता है, आपका नाम क्या हो? लड़का कहता है, रे स्टार्लिंग। चेशायर फिर उसे अपने अवतार का रूप चुनने को कहता है। रे डिफॉल्ट लुक चुनता है, पर बाल और कपड़े थोड़े बदलता है। चेशायर उसे 5000 लीरे के 5 सिक्कों वाला आइटम बॉक्स देता है। चेशायर रे के बाएं हाथ में एक भ्रूण प्रत्यारोपित करता है। चेशायर बताता है कि भ्रूण अभी बेस स्टेट में है, पहला रूप लेने पर हटा सकते हैं। रे इस खबर से खुश होता है। चेशायर एक किताब दिखाकर श्रेणी चुनने और उनके फीचर्स समझाने लगता है। चेशायर रे को इन गेम देश चुनने को कहता है और गेम के स्थानों का नक्शा दिखता है। रे ऑल्टर साम्राज्य चुनता है और चेशायर उसे राजधानी अल्ट्रिया भेजता है। रे पूछता है उसका लक्ष्य क्या हो। चेशायर कहता है वह कुछ भी बन सकता है और उसका स्वागत करता है। अचानक रे आसमान से गिरने लगता है, चिल्लाता है और जमीन पर गिरते वक्त आंखें बंद कर लेता है। वह आंखें खोलता है और पाता है कि वह जीवित है। वह उठकर अल्ट्रिया शहर में प्रवेश करता है। रे फव्वारे पर भाई से मिलने जाता है, पर एक महिला योद्धा उससे टकराकर उसे गिरा देती है। रे के स्वास्थ्य बार से पता चलता है उसके हाथ टूटे हैं, पर महिला उसे ठीक कर देती है। महिला माफी मांगती है। रे पूछता है वह इतनी जल्दी में क्यों है। वह बताती है कि अपनी बहन को खोज रही है और रे को तस्वीर दिखाकर पूछती है क्या उसने उसे देखा है। रे माफी मांगता है और कहता है कि वो पहली बार शहर आया है। महिला नोट पर अपना संपर्क लिखकर रे को देती है। कहती है अगर बहन दिखे तो उसे ढूंढ लेना। जाने के बाद रे को पता चलता है कि वो अक्षर न जानते हुए भी नोट पढ़ सकता है। वह देखता है कि महिला वाइस कमांडर लिलियाना ग्रैंडिया है। अचानक मिलियन ग्रैंडिया को खोजने का लेवल 5 क्वेस्ट उसकी स्क्रीन पर दिखता है। रे हैरान है क्योंकि उसे लगा था लिलियाना एक खिलाड़ी है, पर वो NPC निकली। रे सोचता है कि क्वेस्ट कैसे शुरू हुआ, पर तय करता है कि वो अपने भाई से पूछेगा। वह फव्वारे पर पहुंचता है और भालू वेश में एक आदमी को बच्चों के साथ खेलते देखता है। रे भालू से पूछता है क्या वो उसका भाई है, और भालू हाँ कहता है। भालू बच्चों को कैंडी देता है और उन्हें अलविदा कहता है। वह खुद को शू स्टार्लिंग बताता है और रे भी अपना परिचय देता है। रे शू को क्वेस्ट और लिलियाना के बारे में बताता है। शू बताता है कि लिलियाना देश की सबसे लोकप्रिय हस्ती है, जिसके खिलाड़ियों और टियोन्स दोनों के फैन क्लब हैं। रे पूछता है टियोन क्या है, और शू बताता है कि यह NPC का सामान्य नाम है। रे पूछता है कि लेवल 0 होने पर भी उसे लेवल 5 की क्वेस्ट क्यों मिली। शू कहता है कि क्वेस्ट शुरू होने की कोई शर्त नहीं है, जो दुनिया को वास्तविक बनाता है। शू क्वेस्ट के बारे में सुराग मांगता है और रे उसे लिलियाना का नोट देता है। शू उसे देखकर रे को उसके पीछे का संदेश दिखाता है। रे संदेश को पढ़ता है और पता चलता है कि यह मिलियन का लिलियाना को लिखा नोट है। शू कहता है कि पत्र के अनुसार मिलियन पुराने रीव बाग में गया है, जो खतरनाक है। रे कारण पूछता है और शू बताता है कि बाग खंडहर में है और कीट राक्षसों से भरा है। शू कहता है कि क्वेस्ट जल्दी पूरी करनी होगी क्योंकि टियोन्स की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वह कहती है जब कोई टियोन मरता है वो हमेशा के लिए चला जाता है। इस तरह अनंत डेंड्रोग्राम की दुनिया चलती रहती है, जो इसे बहुत यथार्थवादी बनाता है। रे और शू खोज शुरू करने के लिए हाथ मिलाते हैं। रे और शू पुराने रीव बाग के द्वार पर पहुंचते हैं। शू रे को कुछ वस्तुएं देता है। एक वस्तु रे के जीवन को 5 बार बचा सकती है। शू की पार्टी का निमंत्रण रे की स्क्रीन पर दिखता है और वह स्वीकार करता है। रे शू से पूछता है कि गेम में मरने का क्या परिणाम होता है। शू बताता है कि 24 घंटे का लॉग इन लॉकआउट होता है, जिससे एक दिन तक गेम नहीं खेल पाएंगे। शू समझाता है कि सबसे बुरी बात यह है कि 24 घंटे गेम में 72 घंटों के बराबर होते हैं। यानी अगर वह खोज के बीच में मरता है तो गेम में 3 दिनों के लिए खोज छोड़ देगा। रे कहता है कि वह उसके नेतृत्व का पालन करेगा ताकि न मरे। बाग में लिलियाना कीट राक्षसों से लड़ रही है, जबकि उसकी बहन उसके पीछे छिपी है। शू मशीन गन से कीट राक्षसों को मारता है और रे लिलियाना से पूछता है कि वह ठीक है। लिलियाना दोनों को पहचानती है और पूछती है कि वे बाग में क्यों हैं। शू कारण बताता है और लिलियाना उनकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। रे की स्क्रीन पर सूचना आती है कि NPC समूह में शामिल हुआ, पर वह लिलियाना के लेवल 10 पर टिप्पणी करता है। शू कहता है कि उसे लगा था क्वेस्ट का लेवल समय सीमा के कारण है, पर वास्तव में यह लेवल 210 लिलियाना के कारण है। जमीन से एक डेमी ड्रैगन कीड़ा निकलता है। शू उसे गोली मारता है, पर गोलियां खत्म हो जाती हैं। एक और कीड़ा निकलता है और शू उनके पास जाता है। शू अपना चौथा रूप सक्रिय करने की कोशिश करता है, पर वहीं जम जाता है। कीड़े उसे जमीन में धंसा देते हैं और एक बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है। रे गड्ढे की ओर दौड़ता है और एक कीड़ा उस पर हमला करता है। लिलियाना हमला रोकती है, रे को बचाती है और उसे मिलियन को सुरक्षित ले जाने को कहती है। रे सोचता है कि वह लिलियाना को धीमा कर देगा क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। रे मिलियन को लेकर गेट की ओर भागता है। वह मिलियन से पूछता है कि वह बाग में क्यों आई थी। मिल्ली कहती है कि एक आदमी
चश्मे ने बताया कि वह बाग में रेमबेरी पा सकती है अगर कीट विकर्षक ले जाए। एक और कीड़ा हमला करता है पर रे मिलियन को लेकर बच निकलता है। रे मिलियन को एक आइटम देकर बाहर निकलने को कहता है। कीड़ा रे पर हमला कर उसका स्वास्थ्य बार खाली कर देता है। वह हीलिंग पोषण पीकर मिलियन को गेट की ओर भागने को कहता है। कीड़े लगातार हमला करते हैं पर वह पोषण पीता रहता है। कीड़ा मिलियन को उछालता है पर रे उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। वह पेड़ से टकराता है पर आइटम के कारण मिलियन सुरक्षित रहती है। कीड़ा भ्रूण में गिरता है। बुलबुला ढाल उसे हमले से बचाता है। एक महिला दिखती है। रे घबराता है। वह उसके हाथ में तलवार बन जाती है। रे तलवार की शक्ति से कीड़े पर वार करता है और कीड़ा नष्ट हो जाता है। तलवार फिर महिला बन जाती है और खुद को नेमेसिस के रूप में पेश करती है। लिलियन और मिलियन गले मिलते हैं और रे नेमेसिस को धन्यवाद देते हैं। शू फावड़े के साथ जमीन से निकलता है। कहता है वो भूमिगत से बच निकला। मिलियन तीनों को रेमबेरी देता है। रे को सूचना मिलती है कि क्वेस्ट पूरा हुआ। नेमेसिस नाराज है। क्वेस्ट का इनाम सिर्फ रेमबेरी है। शू उन्हें दावत पर बुलाता है। एक टोपी कहती है कि शक्तिशाली टियोन्स को हराने की योजना असफल रही। एक तलवार कहती है कि योजना में कुछ खामियां हैं। टोपी बताती है मूल प्लान था जहरीली रेमबेरी देना, पर दुकानों में नहीं थी तो डेमी ड्रैगन कीड़े भेजे। तलवार कहती है कि उनकी बैकअप योजना भी विफल रही। टोपी कहती है भालू मजबूत है, उसने करीब 100 डेमी ड्रैगन को मार गिराया। तलवार भालू को मारने की बात करती है और जानवरों के राजा की राय पूछती है। वह कहती है कि उसे भालू प्यारा लगता है। शू, रे और नेमेसिस रेस्तरां में दावत कर रहे हैं। शू बताता है कि मालिक 3 स्टार शेफ है, पर रे को भूख और पेशाब की सूचना आती है। शू कहता है कि असल जीवन की हर घटना की जानकारी मिलेगी। रे लॉग आउट करता है और पाता है कि असल में थोड़ा समय बीता है। वह अपनी जरूरतें पूरी करके फिर लॉग इन करता है। वह लौटकर शू से पूछता है क्या नेमेसिस का रूप बदलेगा। शू कहता है वह युवती रहेगी पर 7वें रूप में श्रेष्ठ भ्रूण बन सकती है। शू कहता है कि बहुत कम खिलाड़ी इस स्तर तक पहुंचते हैं। रे शू के भ्रूण के बारे में पूछता है पर शू कहता है यह राज है। रे लिलियन और शू के रिश्ते के बारे में पूछता है क्योंकि वह नाराज लगती है। शू बताता है कि उसने 6 महीने पहले ड्राइव से युद्ध में भाग नहीं लिया था। रे शू से पूछता है कि वह युद्ध में क्यों नहीं गया, पर शू बताता है कि वेदी के स्वामी युद्ध में नहीं गए क्योंकि वेदी के राजा ने इनाम नहीं दिए, लेकिन ड्राइव राज्य के पास स्पष्ट इनाम मानक था। शू बताता है कि वेदी की हार इसलिए हुई क्योंकि विनाश के राजा ग्लेडिएटर फिगारो और महापुजारिंत सुकियो फुसो युद्ध में नहीं गए। इससे अन्य रैंक वाले खिलाड़ी भी युद्ध में नहीं गए। शू कहता है कि युद्ध से राजा और लिलियन के पिता की मृत्यु हुई। शू कहता है ड्रायफ ने वेदी को पूरी तरह नहीं तोड़ा क्योंकि चाल्डिया ने बीच में हमला किया जिससे वे वेदी से हट गए। शू कहता है कि युद्ध से बहुत खिलाड़ी दूसरी जगह चले गए जिससे 70% रैंकिंग बदल गई। रे सोचता है कि शायद यह उसके लिए रैंकिंग में आने का मौका हो। अगले दिन शू रे और नेमेसिस को ऐसे गियर खोजने ले जाता है जो रे को लेवल अप करने में मदद करेंगे। शू रे को बताता है कि उसे नौकरी चाहिए और उसे नौकरी की सूची दिखाता है। रे पैलेडिन बनना चाहता है पर शू कहता है कि इस नौकरी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। रे नेमेसिस और शू की मदद से सारी शर्तें पूरी कर लेता है। पूरा होने पर रे शू को धन्यवाद देता है और शू दोनों को अलविदा कहता है। रे और नेमेसिस अपनी लेवल अप यात्रा शुरू करते हैं। रे मैदान में हरे राक्षसों से लड़ता है पर एक खिलाड़ी को मुश्किल में देखता है। रे खिलाड़ी को ठीक करके मदद करता है जिससे वह राक्षसों को हरा पाता है। वह अपना नाम रूक और अपने ह्यूमनॉइड भ्रूण का नाम बेबीलोन बताता है। रूक रे और नेमेसिस को चाय पर बुलाता है। वे रेस्तरां में खाते पीते हैं फिर अलविदा कहकर अपने रास्ते चले जाते हैं। रे और नेमेसिस जंगल जाते हैं पर रे एक राक्षस की चपेट में आ जाता है। नेमेसिस काउंटर अवशोषण से राक्षस को पीछे धकेलती है पर तभी रे को एहसास होता है कि राक्षस एक भ्रूण है। वह दूर से अन्य खिलाड़ियों की चीखें सुनता है और निष्कर्ष निकालता है कि वहां कोई प्लेयर किलर मौजूद है। रे भागने की कोशिश करता है, कुछ हमलों से बचता है पर प्लेयर किलर उसे कई राक्षसों से मार डालता है। रे असली दुनिया में जागता है और निराश हो जाता है। लॉग आउट समय खत्म होने के बाद वह फिर से गेम में लॉग इन करता है। रे नेमेसिस को देखकर अभिवादन करता है पर वह उदास है। वह रे से माफी मांगती है और उसकी मौत के लिए खुद को दोषी ठहराती है। रे उसे दिलासा देता है और कहता है कि वे साथ में मजबूत होंगे और बदला लेंगे। रे नेमेसिस को लेवल अप करने के लिए भूल भुलैया की कब्र ले जाता है पर वह भूतों से डरती है। रे बताता है कि कब्र में प्लेयर किलर नहीं है क्योंकि प्रवेश के लिए लाख लायर परमिट चाहिए। कब्र के द्वार खुलते हैं। द्वारपाल रे को बिना परमिट के अंदर जाने देता है क्योंकि वह पैलेडिन है। रे अपने पैसों के लिए रोता है पर फिर नेमेसिस से उसे तलवार में बदलने को कहता है। नेमेसिस भूतों के डर से कांप रही है। रे उसे छूता है और वह पूरी तरह से हिल जाती है। रे उसे तलवार बनाकर कुछ भूत राक्षसों को मारता है पर वह इस वजह से रोती रहती है।
रे वादा करता है कि वापस आने पर वह उसे अच्छी तरह से चमकाएगा। रे और नेमेसिस नीचे किसी की उपस्थिति महसूस करते हैं और उन पर हमला होता है। वे प्रति अवशोषण से बचाव करते हैं और नेमेसिस रे से भागने या लड़ने का चुनाव करने को कहता है। रे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन हमलावर रे को देखकर माफी मांगता है। हमलावर बताता है कि रे की आकृति राक्षस जैसी लगी, इसीलिए उसने हमला किया। वह पूछता है कि वे कब्र में क्यों हैं, क्योंकि नए खिलाड़ी के लिए बाहर सुरक्षित है। रे बताता है कि राजधानी में खिलाड़ी हत्यारे हैं, जिससे क्षेत्र अस्थिर है। हमलावर कहता है कि उसे पता नहीं, क्योंकि वह 5 दिनों से कब्र में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर रे और नेमेसिस चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है। वह खुद को फिगारो बताता है और रे उसे 3 महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में पहचानता है। फिगारो रे को गिदोन द्वंद्व शहर के अखाड़े में लड़ने के लिए आमंत्रित करता है। वह बताता है कि अखाड़ा वास्तव में मरे बिना मरने की जगह है। फिगारो जाने लगता है, उनकी ताकत स्वीकारते हुए कहता है कि वह अखाड़े में उनसे द्वंद्व करना चाहेगा। रे प्रस्ताव स्वीकार कर नेमेसिस के साथ अपनी लेवल अप यात्रा जारी रखता है। रे घर पर नेमेसिस को पॉलिश करता है और उसे सांत्वना देता है जब वह शरीर पर सड़े मांस की शिकायत करती है। रे और नेमेसिस रूक और बेबीलोन के साथ खाना खा रहे हैं। रूक पूछता है क्या शिकारी अब वहां नहीं है? रे कहता है नहीं। रूक पूछता है क्या फिगारो ने कुछ किया? रे कहता है नहीं, क्योंकि वह द्वंद्व शहर में है। रूक पूछता है शिकारी क्यों गायब हुए? रे कहता है वे या तो भाग गए या कोई और उन्हें हरा दिया। एक चश्मे वाली महिला आकर कहती है कि वे इस निष्कर्ष पर सही हैं। रूक पूछता है वह कौन है? वह अपनी पॉप स्क्रीन दिखाती है। उसका नाम मैरी एडलर है। वो पत्रकार है और DIN डेंड्रोग्राम सूचना नेटवर्क से जुड़ी है। मैरी कहती है कि वे एक सीमाहीन सूचना एजेंसी हैं। वे मैरी से खिलाड़ी हथियारों के बारे में पूछते हैं, पर वो कहती है कि ये जानकारी मुफ्त नहीं है। रे और रूक ने बिल बांटा और मैरी को जानकारी के लिए पैसे दिए। मैरी बताती है कि खिलाड़ी हत्यारे अब मरने की सजा भुगत रहे हैं। वो बताती है कि ये हत्यारे राज्य के खास इलाकों में एक गिरोह में हैं। पूर्व में KNR, दक्षिण में मैड कैसल और पश्चिम में गॉब्लिन स्ट्रीट। रे उत्तर के हत्यारे के बारे में सोचता है, पर नेमेसिस पूछता है कि उन्हें किसने मारा। मैरी कहती है कि ऑल्टर से जुड़े 4 मास्टर्स, जिनके पास बेहतर भ्रूण हैं, जिम्मेदार हैं। वो उनके नाम बताती है और चौथे के रूप में दावत के उड़ाऊ लेले को जोड़ती है। मैरी उन्हें एक गोला दिखाती है और कहती है कि वे घटना का कुछ हिस्सा देखेंगे। वीडियो दक्षिण से शुरू होता है। एक खिलाड़ी मैड कैसल से भाग रहा है, पर नेता उस पर घात लगाता है। नेता कहता है मुझे एक बिंदु क्षति पहुंचाओ तो जाने दूंगा। लड़का पूरी कोशिश करता है, पर नेता के बड़े कवच को भेद नहीं पाता। नेता ढाल से उसे कुचलता है और कहता है खिलाड़ी मारना कितना मजेदार है। नेता को एक मंत्री का फोन आता है, पर जानकारी देने से पहले कट जाता है। नेता को सूचनाएं मिलती हैं कि उसके मंत्री मरने के दंड से लॉग आउट हो गए हैं। वह हमला भांप कर रोकता है, पर बाकी खिलाड़ी हत्यारे मारे जाते हैं। फिगारो नेता को आर्मर जाइंट कहता है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। फिगारो कहता है क्षेत्र खाली करो तो जीने दूंगा। आर्मर जाइंट फिगारो के हथियार देखकर समझता है कि वह कमजोर है और पीछे हटता है। वह फिगारो से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहता है और फिगारो मान जाता है। फिगारो पास आता है, पर जैसे ही वह आर्मर जाइंट के करीब पहुंचता है, आर्मर उस पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है। फिगारो हमला बचाता है, उसे जंजीर से आसमान में फेंकता है, फिर नीचे खींचकर अपनी विशाल तलवार से मार डालता है। इस समय फिगारो एक राक्षस की तरह मुस्कुरा रहा है। रे टिप्पणी करता है कि यह लड़ाई बहुत भयानक है। पूर्व में सुकियो अपने अनुयायियों के साथ आती है और एक चांद बनाकर क्षेत्र के चारों ओर अंधेरे का अवरोध खड़ा करती है। अवरोध से क्षेत्र के खिलाड़ी हत्यारे सांस नहीं ले पाते और अनुयायी उन्हें भालों से मार डालते हैं। मैरी सुकियो द्वारा बनाए चंद्र समाज के धर्म के सिद्धांत बताती है, फिर पश्चिम का दृश्य दिखाती है। लेले कुछ खिलाड़ी हत्यारों से लड़ती है और उन्हें छूते ही वे फट जाते हैं। रे लड़ाई का दृश्य देखकर डर जाता है। मैरी उसे बताती है कि लेले नए लोगों को जहर देने की आदी है। उसे नहीं पता लेले क्यों शामिल हुई है। मैरी उत्तर का जिक्र करती है और ये पूछता है कि वहाँ का हत्यारा कौन है। मैरी कहती है कि हत्यारे की पहचान अज्ञात है, पर वह एक कुशल हत्यारा है। वह उन्हें नाज वन को जलाते हुए विनाश के राजा का वीडियो दिखाती है, जहाँ वह कुशल हत्यारा था। मैरी बताती है कि राजा का भ्रूण शायद एक युद्धपोत है। जंगल को नष्ट करने के बावजूद कुशल हत्यारा बच गया। नेमेसिस और रे खुश हैं कि कुशल हत्यारा जीवित है। रे और नेमेसिस नाज वन पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह अब बंजर हो गया है। नेमेसिस एक अदृश्य दीवार देखती है और उसमें से गुजर जाती है। रे उसके पीछे भागता है, दीवार को छूता है और अंदर चला जाता है। अंदर वह चेशायर और नेमेसिस को चाय पीते देखता है और उनके साथ बैठ जाता है। रे पूछता है कि चेशायर बाधा में क्यों है और वह जवाब देता है कि पर्यावरण रख रखाव की तैयारी के लिए है। आश्चर्य है कि वे बाधा में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर खिलाड़ी नहीं कर सकते। चेशायर कहता है कि यह शायद इसलिए है क्योंकि नेमेसिस एक युवती भ्रूण है। रे चेशायर से पूछता है कि क्या वे क्षेत्र को ठीक करेंगे, लेकिन चेशायर उसे बताता है कि वे केवल वहां कुछ ऐसा ही बनाना आसान कर देंगे, क्योंकि एआई हस्तक्षेप नहीं करते दुनिया पर मार्क की स्वायत्त कुल्हाड़ी छोड़ने में। चेशायर यह भी बताता है कि एआई एक नई दुनिया नहीं बना पाएंगे। चेशायर बताता है कि एआई सक्षम होंगे।
कुछ खिलाड़ियों को दंडित करें, जैसे वांछित, संदिग्ध और अपराधी। रे और नेमेसिस जाने को तैयार, पर चेशायर उन्हें एक संकेत देता है। चेशायर बताता है कि ओगरे का दिल पेट में है, पर रे समझ नहीं पाता। चेशायर विदा करता है और वे बाधा पार कर जाते हैं। एक कैफे में रे और रूक गिदोन यात्रा के लिए अनुरोध देखते हैं। रे रूक से उसका पेशा पूछता है। रूक कहता है वह दलाल है। वह रे को अपने कौशल दिखाता है जो राक्षसों को वश में करने से जुड़े हैं। रे भी रूक को अपने कौशल दिखाता है। रूक कहता है उसका काम शानदार है। रूक और रे देखते हैं कि मैरी भी वहां है और पूछते हैं उसका क्या काम है। मैरी कहती है उसे गिदोन में काम है, वह उनके साथ जाना चाहती है। रूक और रे मान जाते हैं। रे स्तर 2 की खोज सुझाता है। खोज है स्थानीय गिल्ड से गिदोन तक 30,000 लिरे में माल पहुंचाना। वे सभी अगली सुबह यात्रा शुरू करने पर सहमत हो गए। गॉब्लिन का एक झुंड एक गाड़ी पर हमला कर रहा है। गाड़ी की रक्षा कर रहे सैनिक चालक को छोड़कर भागने को कहते हैं। चालक गाड़ी लेकर भाग जाता है, पर यात्री देखते हैं कि गॉब्लिन हंस रहे हैं। अचानक एक विशाल राक्षस गाड़ी को तोड़कर सबको मार डालता है। रे रूक से मैरिलिन के बारे में पूछता है, जो उनकी गाड़ी खींच रहा है। रूक कहता है कि यह एक कलाकार के लिए मॉडलिंग का इनाम है, जो उसके कौशल को बढ़ाएगा। रूक रे को एक रत्न दिखाता है जो राक्षसों को संग्रहित कर सकता है। मैरी बताती है कि उसका पत्रकारिता कौशल अनुभव अंक बढ़ाता है, पर वो लड़ नहीं सकती। नेमेसिस गॉब्लिन से लड़ते सैनिकों को देखकर रे का ध्यान खींचती है। रे और उसका दल सैनिकों की मदद करने का फैसला करते हैं। रूक मैरिलिन को छोड़ता है और वह कुछ गॉब्लिन को मार गिराता है। रे और नेमेसिस मिलकर कई भूतों को काट डालते हैं। रूक और बाबुल एक भूत पर प्रेम मंत्र डालते हैं, जो अपने साथियों को मारने लगता है। युद्ध के बाद एक सैनिक रे को धन्यवाद देने आता है, पर एक हमले में मारा जाता है, जिससे रे बच जाता है। एक विशाल राक्षस रे को कुचलने की कोशिश करता है, पर वह प्रतिवाद से उसे पीछे धकेल देता है। रे और नेमेसिस राक्षस को महान मिस्मिक ओगरे गार्डरांडा के रूप में पहचानते हैं। रे गार्डरांडा पर धावा बोलता है, पर वह क्षेत्र में जहरीला धुआं छोड़ देता है। जहर रे और मर्लिन सहित अन्य लोगों को नशा और कमजोरी का शिकार बनाता है। गार्डरांडा रे को कुचलने की कोशिश करता है, पर मर्लिन उसे पीछे धकेल देता है। गार्डरांडा मर्लिन को पकड़कर पटकता है, पर रूक उसे अपने गहने में समा लेता है। बाबुल का प्रलोभन मंत्र गार्डरांडा पर काम नहीं करता और वह रे को कुचलने के लिए दौड़ता है। रे प्रतिशोध मेरा है तकनीक से गार्डरांडा की कुछ उंगलियां काट देता है। रे पहली उपचार तकनीक से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, पर नशा और कमजोरी नहीं जाती। मैरी उसके चेहरे पर अमृत का गिलास फेंकती है, पर वह उस पर चिल्लाता है। रे को अचानक ठीक लगता है। मैरी बताती है कि अमृत का असर सिर्फ 180 सेकंड रहेगा। रे और गार्डरांडा युद्ध में उलझ जाते हैं। रे गार्डरांडा को काटता और उसकी मार सहता है। गार्डरांडा का क्रिम्सन रॉक पक्षी रे पर हमला करता है, पर वह बच जाता है। रूक और बेबीलोन पक्षी से लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि बेबीलोन उड़ सकता है। रे मार सहता रहता है ताकि फिर से प्रतिशोध मेरा है का इस्तेमाल कर सके। अमृत के असर के आखिरी पलों में रे गार्डरांडा पर हमला करता है, पर वह आग छोड़ता है। रे काउंटर अवशोषण से आग रोकता है। गार्डरांडा को सिर पर मारता है, पर वह उसे जमीन पर पटक देता है। अमृत का असर खत्म होता है और रे को फिर नशा और कमजोरी महसूस होने लगती है। वह चेशायर की बात याद करता है, पर सोचता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत चली गई है। वह खुद को संभालता है और हार न मानने का फैसला करता है। नेमेसिस उसका ध्यान गियर में बीप की आवाज पर खींचती है और रे एक काउंटडाउन देखता है जो पूछता है कि क्या वह रद्द करना चाहता है। गार्डरांडा अपनी बाहों पर नई आंखें उगाता है और रे की ओर दौड़ने लगता है। रे सोचता है कि काउंटडाउन का क्या करे, पर वह खत्म हो जाता है। रे सुनता है कि नेमेसिस का आपातकालीन विकास शुरू हो रहा है। तलवार अपने दूसरे रूप में बदलकर झंडा हलबर्ड बन जाती है और फिर भाले में। गार्डरांडा रे पर हमला करता है, पर वह बच निकलता है। रे भाले के साथ गार्डरांडा पर हमला करता है और उसे काटता है। उसे लगता है कि वह पहले से ज्यादा तेज है और उसका स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है। नेमेसिस उसे बताती है कि यह उसके विकास का नतीजा है। गार्डरांडा रे पर और जहरीला धुआं छोड़ता है, पर वो बेअसर रहता और उसके पेट में छुरा घोंप देता है। गार्डरांडा पीछे हटता है, पर उसका घाव भर जाता है। रे ये देख प्रतिशोध की खान इस्तेमाल करने सोचता है, पर नेमेसिस कहती है कि वो अभी संभव नहीं। रे तलवार रूप का इस्तेमाल करने की बात करता है, पर नेमेसिस चेतावनी देती है कि कमजोरी लौट आएगी। रे फैसला करता है कि वो गार्डरांडा को तब तक कमजोर करेगा जब तक सही मौका न आए। रे गार्डरांडा पर हमला करता है, उसे काटता है, खुद भी चोट खाता है और अपना हमला तैयार करता है। नेमेसिस बताती है कि तैयारी पूरी हुई। रे दौड़ता है, हमला बचाता है और गार्डरांडा के पैर काट देता है। रे नेमेसिस को तलवार मोड़ में बदलने कहता है और उसकी कमजोरी लौट आती है। वो राक्षस की ओर भागता है जो आग फेंकता है, पर वो उसे पलट देता है। रे एक और आग हमला देखता है, पर तभी कोई गोली चलाता है, जिससे राक्षस कमजोर हो जाता है। रे गार्डरांडा को छुरा घोंपकर मार डालता है। स्क्रीन पर अपडेट आता है कि उसे एमवीपी चुना गया है और उसे नए गियर मिले हैं। मैरी रे को दवा देती है और वो पी लेता है। वो मैरी से पूछता है कि क्या लड़ाई के दौरान कोई बेहतर किलर था। मैरी कहती है कि उसने किसी को दूर से गोली चलाते देखा जो अब गिदोन जा रहा है।
रूक और बाबुल रॉकबर्ड को वश में कर उसका नाम ऑन्ड्रे रखते हैं। एक आदमी खिलाड़ियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। दल गिद्दोन पहुंचकर शहर की जीवंतता पर चर्चा करता है। नेमेसिस बाजार में खाना चुराती है पर रे उसे गिल्ड ले जाता है। गिल्ड में रे गार्ड्रांडा का इनाम रखकर बांटने की बात करता है। इनाम बांटकर रे और नेमेसिस नए गियर आजमाने निकलते हैं। रे का गॉब्लिन पर ब्रेसर गियर उल्टा पड़ जाता है, वो जल जाता है। रे गॉब्लिन को मारकर अंगूर पर नरक मियाजमा आजमाता है। यह भी उल्टा पड़कर उसे फिर से मार देता है। रे पेड़ पर आराम करता है। नेमेसिस एक बड़ा पेंगुइन देखती है। पेंगुइन खुद को डो फ्लेमिंगो के रूप में पेश करता है। वह रे को एक चमत्कारी इलाज का अमृत देता है। रे पीकर अच्छा महसूस करता है पर फिर सिर दर्द होने लगता है। रे दर्पण में देखकर अपने सिर पर कुत्ते के कान देखता है। फ्लेमिंगो खुशी से उछल पड़ता है, कहता है उसकी दवा सफल रही और रे को धन्यवाद देता है। रे तलवार से धमकाता है पर फ्लेमिंगो कहता है कि 10 घंटे में ठीक हो जाएगा। फ्लेमिंगो रे से टॉपलेस फोटो मांगता है। रे गुस्से में उस पर वार करता है। फ्लेमिंगो बच निकलता है और तेजी से भाग जाता है। रे फ्लेमिंगो की गति देख हैरान होता है और सोचता है वो उसका नाम कैसे जानता है। मैरी रे का टॉपलेस चित्र बनाती है और पूछती है कि उसके कुत्ते के कान क्यों हैं। रे मैरी को फ्लेमिंगो से मिलने की घटना बताता है। रे एलेजांद्रो की दुकान जाना चाहता है पर कानों के कारण हिचकिचाता है। मैरी कहती है चिंता मत करो, मास्टर्स के जानवरी कान उगना असामान्य नहीं है। दुकान पर एलेजांद्रो रे और नेमेसिस का स्वागत करता है। रे खुश है कि एलेजांद्रो को कान अजीब नहीं लगे पर रूक और बेबीलोन से बचना चाहता है। रूक और बाबुल दुकान में हैं और वे रे और नेमेसिस का स्वागत करते हैं। रूक रे के कानों के बारे में पूछता है पर रे बकवास में जवाब देता है। रूक उस बकवास को समझ लेता है जो रे और नेमेसिस को चौंका देता है। रे पूछता है क्या वो मानसिक है पर रूक कहता है ये बस साधारण मन पड़ना है। नेमेसिस टूट जाती है और रोती है कि उसकी पहचान उजागर हो गई। रे रूक के कोट की तारीफ करता है और खुद के लिए एक लेने का फैसला करता है। कोट लेने के बाद रे एक गांचा मशीन पर लंबी कतार देखता है। नेमेसिस शिकायत करती है कि रे ने 2 लाख लीरे खर्च किए पर रे उसे चुप रहने को कहता है। रे याद करता है कि रूक ने एक खास कवच जीता था और सोचता है वो इतना बदकिस्मत क्यों है। वह अपना कैप्सूल खोलता है और एक कवच पहने घोड़ा निकलता है। घोड़े की जानकारी रे की स्क्रीन पर दिखती है और वह उस पर सवारी करने की कोशिश करता है। घोड़ा उसे फेंक देता है और वह मुंह के बल गिरता है। नेमेसिस सोचती है कि रे पैलेडिन होकर भी घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकता। रे अपने गुण चेक करता है और पाता है कि उसके पास घुड़सवारी का कौशल नहीं है। वह समाधान खोजने के लिए थोड़ा लॉग आउट करता है। रे कंप्यूटर पर देखता है कि घुड़सवारी का ताबीज 100,000 लीरे में मिलेगा। रे वापस लॉग इन करके पैसे कमाने का फैसला करता है। नेमेसिस अखाड़े का सुझाव देती है पर रे कहता है वहां लेवल 51+ ही लड़ सकते हैं। वह दांव लगाने की सोचता है पर नेमेसिस कहती है कि वह अभागा है। वे देखते हैं कि कुछ गुंडे एक महिला को परेशान कर रहे हैं। रे मदद करने जाता है पर एक और खिलाड़ी पहले पहुंच जाता है। वह खिलाड़ी गुंडों को बताता है कि वह लेवल 126 का है और जेब में हाथ डालता है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। रे महिला को भागने को कहता है पर सोचता है कि लेवल 126 वाला इतनी आसानी से कैसे पिट गया। एक गुंडा रे पर हमला करता है पर रे उसे धराशायी कर देता है और बाकी डर कर भाग जाते हैं। रे को आश्चर्य होता है कि उसका हमला इतना मजबूत क्यों है पर उसे पता चलता है कि उसका नारकीय मायास्मा गियर उसकी हमले की शक्ति 100% से ज्यादा बढ़ाता है। रे खिलाड़ी को ठीक करता है पर खिलाड़ी उसके कुत्ते के कान देखकर तारीफ करता है। खिलाड़ी खुद को ह्यूगो लेसेप्स, मास्टर और हाई ड्राइवर के रूप में पेश करता है। रे और नेमेसिस भी उससे अपना परिचय देते हैं। रे पूछता है कि उसका लेवल ऊंचा होने के बावजूद उसे आसानी से क्यों हरा दिया गया। ह्यूगो कहता है कि उसकी नौकरी की खासियत है कि उसके शारीरिक स्टैट्स बहुत कम हैं। महिला लौटकर रे को बचाने के लिए धन्यवाद देती है पर उससे अपने छोटे भाई को गुजमेज गिरोह से बचाने में मदद मांगती है जो बच्चों को फिरौती के लिए उठाता है। वह कहती है कि गिरोह उन बच्चों को मार देता और खा जाता है जिनकी फिरौती नहीं चुकाई जाती। वह रे और ह्यूगो को मदद के लिए पैसे देने की पेशकश करती है पर वे मुफ्त में करने को राजी हो जाते हैं। एक युवा महिला भगोड़े गुंडों के बेहोश शरीर लाती है और ह्यूगो को बुलाती है। वह उसे बताती है कि उसने गुंडों से पूछताछ की और उनका अड्डा क्रूला पर्वत बेल्ट में है। साइको नाम की युवती नेमेसिस और रे को नीच कहती है जिसे वे दोनों नकारते हैं। साइको नेमेसिस में झगड़ा होता है। रे ह्यूगो से पूछता है साइको कौन है। ह्यूगो कहता है वह उसकी पार्टी की भरोसेमंद सदस्य है। अचानक साइको नेमेसिस हाथ मिलाते हैं जो ह्यूगो रे को चौंकाता है। स्क्रीन पर लेवल 8 क्वेस्ट रॉडी लंकर्स को बचाव आता है। वे स्वीकारते हैं। जंगल में चलते हुए ह्यूगो उन्हें एक खाली जगह पर रोकता है। वह स्क्रीन पर कुछ कोड दर्ज करके अपनी मशीनरी निकालता है। ह्यूगो मैगन गियर से मिलवाता है जो ड्राइव साम्राज्य का मुख्य हथियार है। वह गियर पर चढ़कर बाकी सबको छिपने की जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर साइको पूछती है क्या वे अंदर घुस जाए। रे कहता है अगर गैंग बच्चों को बंधक बनाए तो सब खत्म हो जाएगा। ह्यूगो कहता है मैगन गियर से हमला करने पर वे बच्चों को बंधक नहीं बनाएंगे। वह कहता है उसी वक्त बच्चों को बचाने के लिए किले में घुस जाओ। अपहृत बच्चों का नया जत्था एक गाड़ी में छिपने की जगह लाया जाता है। साइको अपने कौशल से गैंग की योजना सुन लेती है।
बच्चों को मारने की योजना। ह्यूगो अंदर घुसता है, गाड़ियों पर गोली चलाता है और धुआं फैलाकर गुंडों की नजर धुंधली करता है। रे और नेमेसिस किले में घुसते हैं और ज़ॉम्बी बच्चों को अपनी ओर आते देखते हैं। रे अपने अग्नि उपकरण से उन्हें जला देता है। रे को संदेश मिलता है कि ज़ॉम्बी मारने से उसे शुद्ध चांदनी नामक सक्रिय कौशल मिलेगा। रे बच्चों के धन्यवाद की आवाज़ें सुनता है और उसका दिल बैठ जाता है। रे सोचता है कि क्या कुछ खिलाड़ियों ने ये भावनाएं बार बार महसूस करने से बचने के लिए खेल छोड़ दिया है। रे हार न मानने का फैसला करता है और कहता है कि वह बच्चों की मौत के जिम्मेदार अपराधियों को सजा देगा। गिरोह का पहला नेता अपनी स्क्रीन से बाहर की स्थिति देखता है। वह कहता है कि गूज, दूसरा नेता, बाहर वालों से निपटेगा और वह खुद किले के अंदर मास्टर से निपटेगा। बाहर ह्यूगो एक मजबूत उपस्थिति महसूस करता है और उस पर गोली चलाता है। एक सींग वाला राक्षस गॉज किले से बाहर आता है और ह्यूगो का सामना करता है। गॉज ह्यूगो पर हमला करता है। ह्यूगो चाकू से वार करता है पर वो टूट जाता है। गॉज ह्यूगो को पटकता है। ह्यूगो मानता है कि उसने गॉज को गलत समझा। ह्यूगो खून बहा रहा है पर साइको उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने को कहती है। ह्यूगो सोच रहा था, तभी गॉज को बच्चों के सिर खाते देख क्रोधित हो जाता है। ह्यूगो गॉज से कहता है कि वह बच्चों की हत्या के लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। गॉज हंसता है, कहता है ह्यूगो एक मास्टर है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ह्यूगो साइको को बुलाता है। वह उसे मास्टर कहकर मैगिन गेयर से जुड़ जाती है। ह्यूगो कहता है यह उसका भ्रूण है, टाइप मेडन चैरियट साइकोटिस। गॉज कहता है ह्यूगो दिखावा कर रहा है और भ्रूण की बाधा में भाग जाता है। इधर किले में रे एक कक्ष में घुसता है और देखता है कि बच्चे जीवित हैं। वह एक लड़के को खून से बने काले जादू के चिन्ह पर देखता है। नेमेसिस सोचता है यह प्रयोग है। रे लड़के को उठाने दौड़ता है पर लड़का उसे काट देता है और वह गिर जाता है। जिस लाश पर वो कमरे में आया वो फिर से जी उठी और पुनर्जीवित होने लगी। उसे फंसाया गया था। लाश फिर जीवित होकर सेंटोर बन गई और बताने लगी कि छुरे पर जहर और पक्षाघात का लेप था। सेंटोर ने सोचा कि वो लगभग लाशों का अमर राजा बनने के करीब है, क्योंकि उसने 5000 साल की जिंदगी को अनडेड में बदलकर नफरत का क्रिस्टल बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वो रे को फंसाने वाले बच्चे को पकड़ने बढ़ा पर रे ने तुरंत उसका हाथ काट दिया। वो दर्द से चिल्लाया जब रे धीरे उठा और उसे खत्म करने की कसम खाई। आधा इंसान आधा घोड़ा रे को रोकने की कोशिश करता है पर रे उसका पेट चीर देता है। सेंटोर सोचता है कि उसके जैसा लिच मुसीबत में हो सकता है, क्योंकि रे के शुद्ध सिल्वर लाइट हथियार से मारे जाने पर वह पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। वह अपनी शक्ति से कुछ मृत सैनिकों को जगाकर सिड पर हमला करवाता है और भाग जाता है, लेकिन सिड उन्हें तुरंत नष्ट कर उसका पीछा करता है। घबराकर वह सुरक्षा के लिए घूस के पास भागता है, लेकिन घूस का शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ पाता है। ह्यूगो और रे के बीच फंसा सेंटोर सोचता है कि लाशों का राजा बने बिना मरना कितना बेकार होगा। वह अधूरे क्रिस्टल से रे पर शक्तिशाली हमला करता है, जिसे रे काउंटर अवशोषण से रोक देता है। सेंटोर दयनीय रूप से पैसे देकर जान की भीख मांगता है, लेकिन रे उसे एक मुक्के से मार डालता है। उसकी लाश के पास एक इन्वेंट्री प्रकट होती है। रे बेहोश होने वाला था, लेकिन ह्यूगो उसे एक पोषण देता है जो उसे ठीक कर देती है। फिर वे बच्चों को बचाने टॉवर में जाते हैं, सामान पीछे छोड़कर। दूसरी ओर बच्चों को टॉवर तक लाने वाले डाकू दूर से देख रहे थे। वे सेंटोर का सामान तोड़ने की कोशिश करते हैं और बाकी बच्चों के साथ भागते हैं। आश्चर्य से बहुत पैसा दिखा, पर सिक्कों में एक अंडाकार एक आंख वाला था। वह बोलने लगता है और टेंटिकल्स से डाकुओं और घूस का कटा सिर निगल लेता है। फिर वह एक विशाल आधा जानवर आधा घोड़ा बन जाता है। बच्चों के साथ बाहर आकर रे और बाकी राक्षस को तबाही मचाते देखते हैं। रे कोशिश करता है ह्यूगो और बाकियों को बच्चों को सुरक्षित ले जाने का समय देने की। वह राक्षस पर हमला करता है, पर वह जल्द ही फिर खड़ा हो जाता है। जल्द ही ये फिर दिशा बदलता है और उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है जिसमें ह्यूगो बच्चों को ले जा रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह जानवर गॉज और सेंटोर की लाश है, जो उन्हें मारने वालों से बदला लेने के लिए चल रही है। रे उसका पीछा करता है और उसके पैर को काटता है। फिर लिच को नियंत्रित करने की कोशिश करता है ताकि वह उसे पीछा करे। लिच फिर से नियंत्रण में आता है और एक अप्रत्याशित हमला करता है जिससे रे उड़ जाता है। नेमेसिस मानव रूप धारण कर उसे टक्कर से बचाती है, पर रे बेहोश हो जाता है और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती हैं। तब नेमेसिस अपने स्वामी की रक्षा का बीड़ा उठाती है, कहते हुए कि वह उस पर विश्वास करती है। रे एक यादों के फ्लैशबैक में खुद को देखता है, जहां उसका बड़ा भाई उसे बचाते हुए घायल हो जाता है। ये दिखाता है कि उसके भाई ने उसे खुद को दोष न देने और किसी भी चुनौती का सामना करते हुए हार न मानने को कहा। छायादार आकृति खुद को गंदरांडा का एक अंश बताती है, जो उसकी वस्तु के रूप में पुनर्जन्मित हुआ था। यह उसे नेमेसिस के साथ इसका उपयोग करके राक्षस को हराने के लिए कहता है। रे जागता है और नेमेसिस से मिलता है, जो कुछ देर से राक्षस को रोके हुए था। वह गंदरांडा की जहरीली धुंध से राक्षस के क्षेत्र को ढंकता है और धुंध में उस पर हमला करता है। फिर वह राक्षस को गिराता है, उसके शरीर का एक हिस्सा निगलता है और उसके सिर की ओर दौड़ता है।
इसके मूल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह एक घातक हमला करता है, पर वो बच जाता है और पहले सोखे हमले का उपयोग कर इसका मूल नष्ट करता है, जिससे राक्षस हार जाता है। रे को द्वेष भरे ग्रीव्स गॉसमेज को हराने पर कई इनाम मिलते हैं, जिसमें वह कौशल भी है जो उसे पहले जीते चांदी के घोड़े की सवारी करने देता है। दूसरा कौशल द्वेष ऊर्जा को एमपी या एसपी में बदलता है। वह और नेमेसिस फिर घर लौटते हुए चर्चा करते हैं। दूसरी ओर ह्यूगो पेंगुइन वेश में एक अजीब व्यक्ति से मिलता है और वे चर्चा करते हैं कि रे उनकी आगामी योजना में कैसे बाधा बन सकता है, लेकिन पेंगुइन वाला व्यक्ति उसे चिंता न करने को कहता है। वह कहता है कि अगर उनकी योजना सफल रही तो साम्राज्य और राज्य के बीच युद्ध कम नुकसान के साथ समाप्त हो जाएगा। वह यह भी कहता है कि जनरल पूर्ण युद्ध चाहता है, इसलिए अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें इसे सुंदर पर रोमांचक तरीके से करना होगा। कई गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, जिनमें से एक पर एक अजीब एलियन बैठा है। कांग नाम की एक छोटी लड़की भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिसल जाती है, पर एलियन उसे पकड़ लेता है। वह अपने गुरु शून्य एलियन को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। एलियन कुछ महसूस करता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। जैसे ही वह उतरती है, एक गोली चलती है, जिसे एलियन पल भर में 2 टुकड़ों में काट देता है। दूसरी ओर गोली चलाने वाले लोग दूर छिपे हुए हैं। उनका नेता एलियन की गाड़ी को अपनी सीमा में आने का इंतजार करता है, पर अजीब बातें होने लगती हैं। गाड़ी अचानक रुकती है, एलियन उतरकर उन्हें घूरता है और पल भर में नेता की आंखों से खून बहने लगता है। जब तक वह समझ पाता, उसका दिल एलियन के हाथों में होता है, जो उसे कुचलकर मार डालता है। उसकी बाकी टीम भी एलियन पर स्नाइपर्स से निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अचानक उनके पास प्रकट होकर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। रे नेमेसिस से बात करता है कि गुजमास की रंजिश की बातचीत उसके लिए कितनी उपयोगी है। यह न सिर्फ मृत शरीरों की बल्कि जीवित प्राणियों की नकारात्मक भावनाओं को भी एमपी और एसपी में बदल सकता है। रे और नेमेसिस मैरी से मिलते हैं ताकि वे मजबूत बनने के तरीके सीख सकें और उस श्रेष्ठ हत्यारे से बदला ले सकें जिसने उन्हें पिछले दिन हराया था। वह रे से पूछती है कि उनकी कमजोरी क्या है। वह कहता है कि उसकी रेंज छोटी है और नेमेसिस का कौशल विफल होने पर स्थिति तेजी से बिगड़ जाती है। वह कहती है कि यह सही है, लेकिन उसमें गति और सहन शक्ति की भी कमी है, इसलिए उसे अपनी फुर्ती और दृढ़ता बढ़ानी होगी। वह बताती है कि वह श्रेष्ठ हत्यारा उच्च फुर्ती वाला है, इसीलिए उसे सिर्फ ताकत पर ध्यान देने के बजाय फुर्ती और दृढ़ता कौशल बढ़ाने होंगे। मैरी कहती है कि मार्शल आर्ट या ड्राइंग जैसे असली जीवन कौशल भी यहाँ दिखेंगे, और रे सोचता है कि क्या इसीलिए उसका भाई टॉप खिलाड़ी है। वह फिर बताती है कि एक और ताकतवर कौशल है जिसे भ्रूण कौशल कहते हैं। यह कौशल भ्रूण की खास विशेषताओं को दर्शाता है और उनके लिए वह नेमेसिस होगा। वह कहती है कि वे उच्च रैंक पाने के बाद ही इसे सीख सकते हैं, तो वे पूछते हैं क्या उसने सीखा है। घबराकर वह खुद से बुदबुदाती है और तभी रूक और बेबी आ जाते हैं। मैरी इसे बहाना बनाकर काउंटर पर उनके लिए खाना मंगवाने चली जाती है। खाना मंगवाने के बाद मैरी रूक और रे को एक एक टिकट देती है, उन्हें फिगारो बनाम जुन्यू के मुकाबले के लिए बुलाती है। वे सब अलग होने और फिर टिकट पर लिखे समय पर मिलने की योजना बनाते हैं। रे और नेमेसिस गुजमास को हराने का इनाम लेने एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलते हैं। वे ह्यूगो से मिलकर चर्चा करने तक धन को न छूने पर सहमत होते हैं। बाद में वे शहर लौटते हैं और कुछ बच्चों के बीच रे के बड़े भाई शू स्टार्लिंग से मिलते हैं। उन्हें देखकर वह बच्चों को कैंडी देकर भेज देता है। रे से बात करने की तैयारी करता है। अचानक रे शू के सिर पर साही जैसा पालतू जानवर देखता है और उससे पूछता है। तभी एक नीले बालों वाली लड़की आती है और अपने बेहेमौत के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। शू उन्हें भी कैंडी देता है। उनके जाते ही नेमेसिस सतर्क हो जाता है, पर कोई खास कारण नहीं है। वे सब एक कैफे में जाकर चर्चा करते हैं। शू कहता है कि वह अपने दोस्त फिगारो की लड़ाई देखने भी शहर आया था। शू रे का टिकट देखता है और पता चलता है कि वे एक ही बॉक्स में हैं, तो वे साथ में लड़ाई देख सकते हैं। वह रे के गियर तक पहुंचता है और पाता है कि रे ने गेम में कम समय में ही बहुत साहसिक कार्य किए हैं। फिर वह बताता है कि फिगारो और उसने अपने पहले कम रैंक वाले काम में पहला यूनिक बॉस मॉन्स्टर हराया और दोनों ने एक एक यूबीएम को मार गिराया। चूंकि शू लॉन्च डे पर गेम में शामिल हुआ था, वह यूबीएम को हराने वाले पहले मास्टर्स में से एक रहा होगा। शू फिर कहता है कि उसे कहीं जाना है और वह चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ह्यूगो और साइको आते हैं और उसी टेबल पर उनसे मिलते हैं। रे फिर उन्हें पैसों के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें इसे बराबर बांट लेना चाहिए, लेकिन ह्यूगो मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ दिए जा रहे आधे का आधा ही लेगा, जिससे रे के पास कुल राशि का 3/4 हिस्सा बच जाता है। फिर वे कुछ बातें करते हैं, इससे पहले कि रे और नेमेसिस क्लैश ऑफ द सुपीरियर्स मैच के लिए जाने का फैसला करते हैं। जाते समय ह्यूगो उन्हें फिगारो के पश्चिम से आने के बारे में कुछ बताता है। वह छोटी लड़की कांग को बुखार हो जाता है, तो वह अपने गुरु शून्य से माफी मांगती है कि वह उसके मैच के दौरान उसे खुश नहीं कर पाएगी। शून्य उसे चिंता न करने को कहता है और पर्याप्त आराम लेने की सलाह देता है। शून्य फिर राजदूत मिहाई को, जो पूरे समय उनके साथ था, पकड़कर एवेन्यू की ओर तेजी से बढ़ता है। पेंगुइन पोशाक में एक अजीब व्यक्ति दूर से किसी को फोन पर बताता है कि पहली राजकुमारी कांग नहीं आएगी, इसीलिए राक्षसों की रानी कोई चाल नहीं चलेगी। वह कहता है कि इससे उनकी सफलता की संभावना कम नहीं होती, क्योंकि उनका पसंदीदा अभी भी उनके पक्ष में है। वरिष्ठों का संघर्ष शुरू होता है और कई उच्च श्रेणी के खिलाड़ी टकराते हैं। दर्शकों के लिए रोमांचक मुकाबले पेश करते हैं। मैच के दौरान रे अपने भाई को बाथरूम जाते हुए देखता है।
कहीं अलग जा रहे हैं तो वह और नेमेसिस पीछे जाने का फैसला करते हैं। फिर वे उसे फिगारो से गुप्त चर्चा करते देखते हैं कि कुछ संदिग्ध है और सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद वे बातचीत में शामिल हो जाते हैं। फिगारो रे और नेमेसिस को अपने और शू के बारे में कुछ बताने वाला था, पर शू उसे रोक देता है। शू रे को टेलीपैथी कफ देकर आगे जाने को कहता है क्योंकि वह फिगारो से और बात करना चाहता है। शू फिगारो से कहता है कि उसके जीतने के मौके कम हैं, आखिर वह ताकतवर झुन्यू से लड़ रहा है। पर फिगारो उसे शांत रहने को कहता है, ये पल ही तो उसे जीवंत करते हैं और खेल में लाते हैं। फिर वह कहता है कि वह अपना सब कुछ लगाकर जीतेगा। रे फिगारो पर सारे पैसे लगाने वाला था, पर नेमेसिस उसे रोकती है कि उसे पैसों की कदर नहीं। झुन्यू आकर कहता है कि अफसोस होगा क्योंकि वे फिगारो पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं। रे को खून की प्यास महसूस होती है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। झुन्यू भी उसे खतरा मानकर हमला करता है, पर शू अचानक आकर उन्हें रोक देता है। वह खुद को एक साधारण राहगीर भालू के रूप में पेश करता है। झुन्यू कहता है कि शू शक्तिशाली लगता है, पर शू कहता है वह बस एक कॉस्ट्यूम शौकीन है। झुन्यू एक हमला करता है जिसे शू तुरंत टाल देता है। झुन्यू हैरान होकर कहता है कि अगर फिगारो नहीं तो कम से कम वह शू से लड़ सकता है, लेकिन शू कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिगारो उसे हरा देगा। जब झुन्यू जाने लगता है, रे उससे उस बेहोश लड़की के बारे में पूछता है जो उसके हाथ में थी। तब झुन्यू को समझ आता है कि रे ने उसे राजदूत मेहाई का अपहरण करता समझा था। झुन्यू फिर रे के कान में कुछ फुसफुसाता है और चला जाता है। वे सब अपने बॉक्स में जाते हैं जहां मैरी, रूक और बेबी पहले से मौजूद हैं। मैरी फिर रे से उनके साथ वाले भालू जैसे व्यक्ति के बारे में पूछती है और रे उसे अपना बड़ा भाई बताता है जो संयोग से उसी बॉक्स में है। वे सभी शू से अपना परिचय देते हैं और कार्यक्रम शुरू हो जाता है। झुन्यू और फिगारो दोनों विपरीत दिशाओं से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और आवश्यक परिचय किए जाते हैं। नियम बताए जा रहे हैं और मुकाबला शुरू होते ही उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा दिया जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले झुन्यू कहता है कि जब तक फिगारो घुटने नहीं टेकता वह अपनी जगह से हिलेगा नहीं। फिर मुकाबला शुरू होता है और फिगारो और झुन्यू इतनी तेजी से भिड़ते हैं कि सभी दर्शक उन्हें देख नहीं पाते। झुन्यू के लंबी दूरी के हमलों से फिगारो रक्षात्मक हो जाता है, पर वह तेज प्रतिद्वंदी से अच्छी तरह निपटता है। शू और अन्य झुन्यू के कौशल का विश्लेषण करते हैं और मानते हैं कि उसकी बाहें उसका श्रेष्ठ अंग हैं क्योंकि वे हमलों से बचती हैं। झुन्यू बिजली और आग का हमला करता है, पर फिगारो उपकरण कौशल से बिना नुकसान के बचाव करता है। शू कहते हैं कि दोनों ने अपने गुप्त दांव खेले। झुन्यू ने आक्रमण में, फिगारो ने रक्षा में। पर झुन्यू ने हमलों के साथ एक और कौशल फुसफुसाया। सब उसके प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही फिगारो की रक्षा खत्म होती है वह घुटनों पर गिर जाता है। खून बह रहा है। झुन्यू मांस का टुकड़ा दिखाता है, कहता है कि फिगारो का दिल चूक गया और फेफड़ा निकाल लिया। शू और अन्य विश्लेषण करते हैं कि झुन्यू केवल वार्पिंग से फिगारो की रक्षा तोड़ पाया। झुन्यू रुक जाता है। शू कहते हैं वह सतर्क है क्योंकि फिगारो श्रेष्ठ भ्रूण का उपयोग कर रहा था। फिगारो अपना गियर उतारता है और अचानक शक्तिशाली हो जाता है, सबको हैरान करते हुए। शू विश्लेषण करता है कि पूरे गियर में उसके आंकड़े दोगुने हो जाते हैं, पर उसके भ्रूण की खास बात है कि लड़ाई के समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, यानी लड़ाई जितनी लंबी वह उतना ही ताकतवर होता जाता है। इसीलिए वह बिना गियर के भी बेहतर लड़ सकता है। फिगारो और शून्यू दोनों श्रेष्ठ हथियार निकालकर भिड़ने को तैयार होते हैं। फिगारो नुकसान में लगता है क्योंकि शून्यू दूर से हमला करने में माहिर है। भीड़ उत्सुकता से देखती है जैसे वे तेज गति से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फिगारो का हाथ कट जाता है, पर वह रुकता नहीं और शून्यू पर धावा बोलता है। शून्यू एक छिपा हुआ चाकू निकालकर फिगारो के दिल में घोंप देता है। शून्यू जीत की खुशी मनाता है, अनजान कि उसने खुद को बड़े खतरे में डाल दिया है। उसकी तलवार फिगारो की छाती में फंस गई थी। फिगारो का भ्रूण दिल के आकार का था, इसलिए शून्यू का हमला नहीं चुभ सका। फिगारो ने अपने आयुध फैंग ऑफ ग्लोरिया से शून्यू को मारकर वहीं हरा दिया। फिगारो ने मुकाबला जीत लिया। जैसे ही सब फिगारो की जय जयकार कर रहे थे, कुछ अजीब हुआ और वह बाधा में ठहर गया। पेंगुइन वेश में एक अजीब व्यक्ति बाधा के ऊपर प्रकट हुआ, वेश उतारा और खुद को मिस्टर फ्रैंकलिन के रूप में पेश किया। वह राजा के लिए राक्षस बनाने की कुख्याति के लिए पहले से जाना जाता था। गुस्साए दर्शकों ने उस पर कई हमले किए, पर उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। एक पक्षी उसके हाथ पर उतरा और दूसरी राजकुमारी एलिजाबेथ एस ऑल्टर में बदल गया। उसने उसे बंधक बनाया और कहा कि वह एक खेल खेलना चाहता है। मैरी मुकाबले के टिकट खरीद रही थी जब उसने गुंडों को एक बच्ची का अपहरण करते देखा। उसने उन्हें पीटकर बच्ची को बचाया। कुछ शाही गार्ड आए और बच्ची को लेने लगे, पर वह मैरी को खींचकर भाग गई। मैरी बच्ची के साथ भाग निकली। बच्ची ने खुद को एलिजाबेथ, देश की दूसरी राजकुमारी, बताया। फिर मैरी ने अपना परिचय दिया। राजकुमारी ने कहा कि वे गिदोन आए थे और उसे बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए वह घूमने निकल गई।
वह फिर मैरी को चारों ओर दिखाने का इशारा करती है। मैरी मान जाती है, राजकुमारी खुश होती है और वे करीब आ जाती हैं। अब देखकर कि श्री फ्रैंकलिन ने राजकुमारी को पकड़ा, वह गुस्से में आ जाती है। जबकि श्री फ्रैंकलिन राजकुमारी को पकड़कर शेखी बघाड़ते हैं, दर्शकों में से कोई उन पर हमला करता है, जिससे वे क्रोधित हो जाते हैं। श्री फ्रैंकलिन ऑक्सीजन कीचड़ से हमलावर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ दर्शक कीचड़ को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वह फिर से बन जाता है। श्री फ्रैंकलिन एक बटन दबाते हैं, जिससे अखाड़े में कई जगह कीचड़ प्रकट होता है, सभी को भयभीत कर देता है। वह कहता है कि शहर भर में ये कीचड़ फैले हुए हैं, जो 1 घंटे में पूरे शहर को निगल लेंगे। वह बताता है कि इसे रोकने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसे मारना या उसे मृत्युदंड देना। शू सोचता है कि उसने उन्हें जीत का तरीका क्यों बताया, और रूक कहता है कि वह शायद उन्हें आशा देकर असफल करना चाहता है। वे लॉबी में शोर सुनकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्री फ्रैंकलिन बताते हैं कि बाधा पर हर वार से शहर में एक नया राक्षस छोड़ा जाता है, और अगर बाधा टूट जाए तो सभी राक्षस एक साथ मुक्त हो जाएंगे। राज्य ज्यादा खतरे में है क्योंकि अधिकांश शीर्ष योद्धा बाधा के अंदर हैं। राजकुमारी एलिजाबेथ श्री फ्रैंकलिन से पूछती है कि वह गिदोन पर हमला क्यों कर रहा है। वह कहता है कि यह युद्ध के अंत का मनोरंजन है। वह कहता है कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा, महान जादूगर और राजा मर चुके हैं, फिर भी देश ने हार नहीं मानी। वह कहता है कि पिछले युद्ध में उनके रैंक वाले खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वे हार गए। उनका कहना है कि वरिष्ठों के टकराव का पूरा उद्देश्य यह था कि वे अपनी शक्तियों को वरिष्ठों के रूप में दिखा सकें, और वे अभी भी पर्याप्त मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि वह विशेष रूप से वरिष्ठों को बाधा के अंदर फंसाकर और राजकुमारी का अपहरण करके शहर को तहस नहस करके देश की भावना को तोड़ने के लिए वहां है। राजकुमारी एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह राज्य के स्वामियों को काफी भरोसेमंद पाती है। रे अपने भाई से पूछता है कि क्या कोई शक्तिशाली स्वामी हैं जिन्होंने मैच में भाग नहीं लेने का फैसला किया, लेकिन वह उसे बताता है कि फ्रैंकलिन ने ऐसे किसी भी कठिन लोगों के खिलाफ उपाय किए होंगे जो खतरा पैदा कर सकते हैं। रे फिर बाधा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ आसानी से पार हो जाता है। बाधा केवल उन खिलाड़ियों को रोकने के लिए बनाई गई थी जो लेवल 50 से ऊपर हैं, और उसका कुल लेवल 41 है। ये जानकर कि उसका भाई बाधा से गुजर सकता है, शू रे को जोखिमों से अवगत कराता है और उसे बताता है कि इस प्रक्रिया में वह अपनी जान गंवा सकता है। फिर वो पूछता है क्या वो अब भी जाना चाहेगा, पर रे जिद करता है, कहता है नहीं गया तो मन में कसक रहेगी। शू उसे आखिरी ब्रोच देता है, कहता है मरने की कोशिश मत करना, मैं भी वहीं रहूंगा। रे और कुछ लेवल 50 से कम खिलाड़ी निकलते हैं, फ्रैंकलिन की बाधा के दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करते हैं। रे जहरीली धुंध से पूरा इलाका ढक देता है। वे दुश्मनों पर हमला करते हैं जो उन्हें कमजोर समझ रहे थे। रूक और रे मुख्य भूमिका निभाते हैं, धुंध में सभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। फ्रैंकलिन एक उपकरण से राज्य की स्थिति देखता है, पता चलता है कुछ ताकतवर लोग नहीं आए। दुर्भाग्य से वे उसकी योजना बिगाड़ रहे थे, पर उसके पास अभी कुछ चालें बाकी थीं। जब वो नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, दूर से हमला होता है, वो और राजकुमारी आसमान से गिर जाते हैं। ह्यूगो की सलाह पर रे और रूक पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ते हैं। उधर राजकुमारी एलिजाबेथ मैरी की गोद में जागती है, जो उसे सुरक्षित जगह ले जा रही है। राजकुमारी फ्रैंकलिन का अखाड़ा देखने वाला उपकरण मैरी को देती है, जो बहुत उपयोगी साबित होता है। सुरक्षित जगह पहुंचते ही फ्रैंकलिन राजकुमारी को फिर पक्षी बना देता है और वह उड़कर उसके पास लौट जाती है। फ्रैंकलिन अपना शक्तिशाली साथी बुलाता है, वेल्डोर बेल, जो खुद को ऑर्केस्ट्रा का राजा बताता है। मैरी भी अपना परिचय देती है और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। राज्य के कुछ लोग ह्यूगो और साइको को अपने रास्ते में पाते हैं तो वे उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर साइको के लापोर्टे द लामफेर से तुरंत जम जाते हैं। वेल्डोरबेल अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने वास्तविक दुनिया में रचनात्मकता की कमी के लिए खुद को दोषी ठहराया और सोचा कि वह क्यों नहीं पैदा हुआ शूरवीरों या मिथकों के युग में। लेकिन फिर उसने अनंत डेंड्रोग्राम की खोज की, एक ऐसी दुनिया जो उसकी आदर्श कल्पना के बेहद करीब थी, जहां वह आखिरकार वो भावना पा सकता था जिसकी उसे तलाश थी। मैरी वेल्डोरबेल पर हमला करने की कोशिश करती है, पर मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि वेल्डोरबेल ध्वनि हमलों और कंपन क्षेत्रों से उसकी सारी गोलियां नष्ट कर देता है। वह ध्वनि आधारित सम्मोहन और अल्ट्रासोनिक चाकू कौशल से उसे दूर रखता है, जबकि अपने ऑर्केस्ट्रा की सेना से लगातार हमला करता रहता है। वह फिर उससे बात करने की कोशिश करती है, यह जानने के लिए कि उसने फ्रैंकलिन के साथ टीम क्यों बनाई, और वह कहता है कि उसे लगता है फ्रैंकलिन एक असली नायक बन सकता है। वह कहता है कि वह अपनी आंखों से देखना चाहता है वो पल जब एक असली नायक का उदय होता है। वेल्डोरबेल कम आवृत्ति उच्च मात्रा ध्वनि हमला करता है, जिससे मैरी की आंखों और कानों से खून बहने लगता है। फिर एक बवंडर शुरू होकर उसे घेर लेता है। उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे वास्तविक दुनिया में कलाकार के रूप में संघर्ष किया और गेम को सांत्वना और जीवंतता का माध्यम बनाया। गेम खेलकर वह मैरी एडलर का किरदार निभाती है, जिसे मंगा में जारी नहीं रख पाई थी, और इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। बवंडर रुकने के बाद वेल्डोरबेल ध्वनि तरंग से मैरी को खोजता है, पर नहीं पाकर सतर्कता कम कर देता है। तभी मैरी अचानक प्रकट होती है और उस औषधि को नष्ट कर देती है जिससे वह अपना पुनर्विकास करने वाला था।
और एसपी। वह तुरंत पीछे हटता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वह कैसे बची, पर अनजान बनता है और सोचता है कि गायब होकर कितना एसपी खोया। वह अपने अंतिम गायब कौशल से हमले से बच गई। फिर वह एक सुनहरी गोली निकालती है, बंदूक में लोड करती है और कहती है वह उसे खत्म करेगी, पर वह कहता है कि वह तब तक नहीं हारेगा जब तक राष्ट्र में इतिहास नहीं बनता। वह हमले की तैयारी करता है, पर मैरी उसे गिरा देती है। फिर वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फ्रैंकलिन अपने उपकरण पर देखता है कि स्थिति बिगड़ रही है और रे स्टार्लिंग अभी भी खतरा है, पर वह शांत है क्योंकि उसके पास अभी एक और त्रुप का इक्का है। फ्रैंकलिन ह्यूगो को रे से लड़ने के लिए सेटिंग बदलने को कहता है। फ्रैंकलिन शहर से निकलने की कोशिश करता है, पर शाही गार्ड उसे घेर लेते हैं और राजकुमारी लौटाने की धमकी देते हैं। बेशक फ्रैंकलिन मना कर देता है और शाही गार्ड उस पर हमला करते हैं, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। फिर वह उनसे लड़ने के लिए एक बहुनेत्र वाले राक्षस को बुलाता है। यूरी गॉटियर बताती है कि वह फ्रांस के दक्षिण में एक उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता इतने दबंग थे कि उन्होंने माँ और बच्चों पर अत्याचार किया, जिससे बड़ी बहन घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थी जो अपनी माँ और बहन को पिता से बचा सकती थी, और कैसे उसने इन्फिनिट डेंड्रोग्राम को एक ऐसा मंच पाया जहां वह एक शक्तिशाली योद्धा बन सकती थी जो महिलाओं को खतरा देने वाली त्रासदियों को हरा सके। इस तरह ह्यूगो का जन्म हुआ। साइको ह्यूगो से पूछता है कि क्या वह मिशन जारी रखना चाहता है, पर वह कहता है कि यह व्यर्थ युद्ध टालने का एकमात्र तरीका है। रूक और रे शहर के द्वार पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ह्यूगो उनका रास्ता रोक रहा है। वह कहता है कि वह सिर्फ रे को जाने देगा क्योंकि फ्रैंकलिन खुद उससे लड़ना चाहता है। रूक रे को आगे बढ़ने को कहता है और कहता है कि वह ह्यूगो से निपट लेगा। रे शहर के द्वार की ओर बढ़ता है। ह्यूगो एक जोरदार वार का प्रस्ताव रखता है। रे को काउंटर अवशोषण करने पर मजबूर करता है। हमले से ह्यूगो कमजोर हो जाता है। रूक बिना हिचकिचाहट के हमला शुरू कर देता है। ह्यूगो रूक को रोकने की कसम खाता है। रूक कहता है वह अपना सब कुछ लगाकर ह्यूगो को हराएगा और आगे बढ़ेगा। दोनों पूरी ताकत से एक निष्पक्ष मुकाबला करते हैं। शाही रक्षक बहुनेत्र राक्षस पर उच्च स्तरीय कौशल का प्रयोग करते हैं, पर कोई असर नहीं होता। फ्रैंकलिन कहता है कि अगर वे पवित्र तलवारों वाले पैलेडिन न होते तो शायद कुछ कर पाते। रे आकर बहुनेत्र प्राणी पर एक विशाल अग्निगोला फेंकता है। फ्रैंकलिन उसे देखकर उत्साहित है और कहता है कि उसे टुकड़ों में तोड़ना मजेदार होगा। दूसरी ओर रे गुस्से में है और फ्रैंकलिन से कहता है कि वह उसे सबक सिखाएगा। रूक अपनी कहानी सुनाता है। लंदन में जासूस और चोर के बेटे के रूप में रूक ने दोनों गुण विरासत में पाए। रूक कहता है कि माता पिता ने उन्हें अपना पेशा नहीं बल्कि जीने का तरीका खोजने को कहा। 15 साल की उम्र में उसके माता पिता विमान दुर्घटना में चल बसे। यह एहसास कर कि उसने कभी खुद फैसला नहीं लिया, वह सोचने लगा कि अब क्या करे। रूक ने पिता के नाम एक पत्र और गेमिंग हेलमेट देखा। उसे पता चला कि पिता इन्फिनिट डेंड्रोग्राम गेम के रहस्यों की जांच कर रहे थे। यह जानकर उसकी दिलचस्पी जगी और उसने नई संभावनाओं की उम्मीद में गेम खेलना शुरू किया। रूक ह्यूगो से लड़ता है। ह्यूगो सोचता है कि रूक उसकी अगली चाल कैसे जान लेता है। वह पूछता है कि रूक पूरी तरह क्यों नहीं जमा, जबकि वह बर्फ के हमलों की सीमा में है। रूक बर्फ के पैटर्न का विश्लेषण करके संख्या 13 पर पहुंचता है। वह समझने की कोशिश करता है कि बेबी और मर्लिन ह्यूगो की शक्ति से क्यों नहीं प्रभावित है। रूक का बायां हाथ धीरे धीरे जम रहा है, पर वह फिर भी लड़ता रहता है। कॉसिटिस रूक पर हमला करता है क्योंकि वह असुरक्षित है, पर रूक बचाव नहीं करता। इसके बजाय वह आइस बॉट का अध्ययन कर सेकंडों में विश्लेषण करता है, फिर हमला खाता है। ह्यूगो आश्चर्यचकित है कि रूक अभी भी जीवित है, इसलिए उसकी तारीफ करता है। ह्यूगो बॉट के उस हिस्से को देखता है जो रे ने पहले क्षतिग्रस्त किया था और समझता है कि रूक इसलिए बचा। रूक निष्कर्ष निकालकर बताता है कि कॉसिटिस की बर्फ कैसे काम करती है। ह्यूगो इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन रूक उसे समझ लेता है। रूक कहता है कि वह ह्यूगो से सबसे ज्यादा नफरत करता है, हालांकि उसमें रे जैसी विशेषताएं हैं। रूक ह्यूगो के बुरे व्यवहार और उसके पाखंडी होने के बारे में बताता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि ह्यूगो रे को रोकेगा। अगर वह दोस्त है तो वह उसे वहीं हराने की योजना बनाता है। बेबी बताता है कि ह्यूगो कितना चिढ़ाने वाला है और रूक को बताता है कि उनकी योजना पूरी हो गई है। रूक ह्यूगो को मिस कहता है और यह उसे रूक पर हमला करने के लिए उकसाता है। जैसे ही कॉसिटिस रूक पर हमला करता है, वह यूनियन जैक बोलता है और एक संकर में बदल जाता है। रूक कॉसिटिस के हमले को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। ह्यूगो कहता है कि रूक अपने भ्रूण की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा होगा। वह रूक पर धुआं फैलाकर हमला करता है, लेकिन रूक बच निकलता है। ह्यूगो सोचता है कि रूक बिना तैयारी के कैसे विलय कर पाया। रूक बताता है कि वह तैयार था। तब ह्यूगो समझता है कि रूक के अपमान समय बटोरने के लिए थे। दोनों एक दूसरे को स्वीकारते हैं और अंतिम वार के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रूक का भय कॉसिटिस में घुसता है और ह्यूगो को लगभग मार देता है। वह फर्श पर गिर पड़ता है, जिससे बेबी और मैरिलिन उससे अलग हो जाते हैं। ह्यूगो सोचता है कि वह सुरक्षित है, पर अपने कॉसिटिस के खोल में कीचड़ देखता है। कीचड़ एक बटन दबाता है और ह्यूगो को कोसाइटिस से बाहर फेंक देता है। रूक और बेबी उसे चेकमेट करने के लिए अपने प्रलोभन कौशल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैंकलिन रे को बताता है कि उसका होलोग्राम गिद्दोन में कैसे प्रसारित होता है। वह कहता है कि वह लोगों के मन बांटना और उनमें डर पैदा करना चाहता है। रे इस विचार से घृणा करता है और उसे विकृत कहता है। नेमेसिस उसे बताती है कि वे कितनी मुश्किल स्थिति में है। वह कहता है कि उनका एकमात्र विकल्प फ्रैंकलिन को प्रतिशोध से खत्म करना है। फ्रैंकलिन पूरे गिदोन में सभी को संबोधित करता है। वह उन्हें दिखाता है एक उपकरण और कहता है कि यह राक्षसों को मुक्त कर देगा।
600 सेकंड में। वह आरएसके में स्विच दबाता है और दर्शकों को बताता है कि उनकी आशाएं लेडी ग्रैंडिया, लिंडोज और रे स्टार्लिंग पर टिकी हैं। वह कहता है कि अगर शहर गिरता है तो इन तीनों को दोषी ठहराएं। आरएसके आंखें खोलकर उन पर हमला करता है। रे हमले की चपेट में आता है और उसका एचपी कम हो जाता है। वह स्थिति का विश्लेषण करके कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी योजना काम कर सकती है। वह कहता है कि उसे बस प्रतिशोध को चार्ज करना है। फ्रैंकलिन बताता है कि राजकुमारी को बचाने के लिए आरएसके को हराना होगा। रे आरएसके पर नेमेसिस से हमला करता है पर कोई नुकसान नहीं होता। नेमेसिस पूछती है क्यों वह जेएसके के हमले का नुकसान जमा कर रहा है, पर वह कहता है कि यह प्रतिशोध के लिए है। रे आरएसके पर कूदकर प्रतिशोध का इस्तेमाल करता है पर कोई असर नहीं होता। आरएसके रे पर हमला करने को आंखें खोलता है पर वह तुरंत घोड़े पर बच निकलता है। फ्रैंकलिन रे का मजाक उड़ाता है और बताता है कि उसका हमला आरएसके पर क्यों नहीं चला। फ्रैंकलिन बताता है कि उसने रे को पिलाई दवा से उसकी सारी जानकारी पाई। वह कहता है कि आरएसके का मतलब रे स्टार्लिंग किलर है। फ्रैंकलिन इसे रे को हराने के लिए बनाया गया एक कीचड़ बताता है। रे सोचता है क्यों इतनी मेहनत, पर फ्रैंकलिन कहता है कि वह पहले हार चुका था। वह रे को बताता है कि उसने ग्रैंडिया की हत्या की योजना बिगाड़ दी थी। रे को याद आता है कि ग्रैंडिया की बहन ने चश्मे वाले आदमी के बारे में बताया था। रे देखता है कि फ्रैंकलिन वही है और उसे हराने की कसम खाता है। फ्रैंकलिन आरएसके को रे पर हमला करने का आदेश देता है पर रे राक्षस पर धावा बोलता है। नेमेसिस पूछती है कैसे जीतेंगे, पर रे कहता है उसके पास योजना है। वह राक्षस के पास जाकर उसकी आंख में देखता है। रे इविल ऑफस्प्रिंग लेबल देखता है पर तुरंत राक्षस उसे घोड़े से गिरा देता है। ग्रैंडिया उसे उठाता है और वह तुरंत अपना एचपी बहाल करता है। रे घोड़े पर चढ़कर नेमेसिस को पहले देखे नाम के बारे में बताता है। वह राक्षस की सीमा से बाहर निकलता है और बाकी दो को बताता है कि एक अलग राक्षस उन पर हमला कर रहा है। फ्रैंकलिन उसकी नज़र की तारीफ करता है पर कहता है कि रे अभी भी उसे नहीं हरा सकता। रे फ्रैंकलिन को बताता है कि चाहे जीत का मौका कितना भी कम हो, वह हार नहीं मानेगा। फ्रैंकलिन पूछता है क्या वह 270 सेकंड में राक्षस को हरा सकता है। रे हाँ कहता है। वह नेमेसिस से अपने ट्रुप के इस्तेमाल की बात करता है और इसे बड़ा जोखिम बताता है। वह कहता है कि अगर वह अपनी खास चाल चलेगा तो गिरे सैनिकों को हटाना होगा। ग्रैंडिया और लिंडोर मदद की पेशकश करते हैं तो वह उन्हें अपनी योजना बताता है। योद्धा सैनिकों को बचाने आगे बढ़ते हैं जबकि रे अपना क्रोध छोड़ता है। फ्रैंकलिन सोचता है रे को क्रोध कहाँ से मिला, फिर समझता है वह शहर के लोगों का डर इस्तेमाल कर रहा है। रे अपने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाता है और फ्रैंकलिन देखता है कि आरएसके खतरे में है। वह आरएसके को हटने का आदेश देता है पर लिंडोर ग्राउंड क्रॉस से रोकता है। आरएसके पीछे धकेला जाता है और उसका मुंह खुला रह जाता है। रे घोड़े पर तेजी से दौड़ता है और आरएसके पर कूदता है। वह आरएसके के मुंह बंद होने से पहले अपना भाला अंदर डालता है। फ्रैंकलिन पूछता है क्या यह काम करेगा। रे कहता है वह गलत साबित करेगा। रे अपनी अग्नि शक्ति का पूरा उपयोग करता है। वह मानता है कि आरएसके जो उसकी तरह बना है आग से उतना ही डरेगा। रे राक्षस को जला देता है और पूरा शहर उसका जयकार करता है। आरएसके को हराने के बाद रे गिर जाता है। ग्रैंडिया उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर जले हाथ को नहीं कर पाती। नेमेसिस उसे जीवित रखने के लिए कहती है। फ्रैंकलिन ताली बजाकर सबको रे के प्रदर्शन के बारे में बताता है। वह एक भाला रिमोट निकालकर सबको दिखाता है। वह कहता है इस भाले में टाइमर नहीं है और बटन को 2 बार दबाता है। ग्रैंडिया के पिता कुछ योद्धाओं के साथ फ्रैंकलिन को चुनौती देने आते हैं। वो उसका मजाक उड़ाता है और डीजीबी केओएस को ललकारता है। विशाल अजगर और स्लाइम उनके सामने खड़े हैं। फ्रैंकलिन बताता है कि आरएसके इन दोनों से कमजोर है। वो कहता है ये राक्षस पौराणिक यूबीएम जितने शक्तिशाली हैं। वो रे को उसके कृत्य के लिए तड़पाने की योजना बनाता है। फ्रैंकलिन शहर को देखता है, राक्षस कहीं नहीं दिखते। वो रिमोट का बटन कई बार दबाता है पर कोई राक्षस नहीं आता। रिमोट ठीक है पर वहां कोई छिपाव तकनीक लगा रहा है। फ्रैंकलिन श्रेष्ठ हत्यारे का जिक्र करता है। पत्रकार एक गली में गोलों से भरे बैग के साथ दिखती है। वो राहत की सांस लेती है, कहती है वक्त पर पहुंच गई। फ्रैंकलिन हंसता है, कहता है वो और उसका भाई उसकी योजना बिगाड़ेंगे। रूक फ्रैंकलिन को देखकर उसका मकसद समझ जाता है। वो ह्यूगो से कहता है कि वो फ्रैंकलिन को पहचानने में कितना अंधा है। ह्यूगो फ्रैंकलिन का बचाव करता है पर रूक कहता है कि फ्रैंकलिन हत्या कर सकता है। ह्यूगो कहता है कि वह फ्रैंकलिन को लंबे समय से जानता है। वह रूक से पूछता है कि वह क्या जानता है पर रूक कहता है कि ज्यादा नहीं। रूक कहता है कि कम जानकारी होने से वह स्थिति का बेहतर आकलन कर सकता है। वह ह्यूगो को फ्रैंकलिन की बुराइयों के बारे में बताता है और कहता है कि और भी आएंगी। वह ह्यूगो से कहता है कि फ्रैंकलिन कुछ भयानक कहेगा। फ्रैंकलिन कहता है कि वह प्लान सी पर जा रहा है। वह 56,000 राक्षसों से गिदोन को मारने की योजना बनाता है। लिंडोर चिल्लाता है कि वे फ्रैंकलिन को हरा चुके हैं पर फ्रैंकलिन उसे सुधारता है। वह कहता है कि उन्हें बुलाने में 10,000 दिन लगेंगे, इसीलिए वह उंगली चटकाता है। एक विशाल प्राणी अपनी पीठ पर किला लेकर प्रकट होता है। उसके मुंह से 5,000 राक्षस फ्रैंकलिन के आदेश का इंतजार करते हैं। फ्रैंकलिन 5,000 राक्षसों को शहर पर हमला करने का आदेश देता है। वह कहता है कि उसे मारने से भी राक्षस नहीं रुकेंगे।
वह कहता है कि उसने प्राणी को उस पर हमला न करने का आदेश दिया है, बल्कि आगे बढ़कर सब कुछ नष्ट करने का, जब तक वे मर नहीं जाते। रे जागता है और कहता है वो उन्हें समय खरीदेगा। वह घोड़े पर चढ़कर नेमेसिस को ले जाता है। फ्रैंकलिन हंसता है, कहता है रे का व्यवहार उसे रुला रहा है। रे कहता है वह फ्रैंकलिन से निपटने तक नहीं छोड़ेगा। वह प्राणियों पर हमला कर मायास्मा से कुछ को मारता है। कुछ बच निकलते हैं और उस पर हमला करते हैं। रे गिरता है और एक राक्षस उस पर हमला करने को कूदता है। राक्षस को गोली मार दी जाती है। एक छायादार आकृति रे के पास आकर मदद का वादा करती है। रे उसे धन्यवाद देता है और मैरी कहता है, जो उसे चौंकाता है। वह पूछती है कैसे जाना। रे कहता है पहली मुलाकात से जानता था। दोनों राक्षसों से लड़ते हैं। फ्रैंकलिन सोचता है क्या 5000 को हरा पाएंगे। रूक और कुछ नए लोग रे की मदद के लिए मैदान में आते हैं। वह सोचता है ये कैसे आए और समझता है ह्यूगो ने धोखा दिया। फ्रैंकलिन कहता है उसने पहले ह्यूगो को धोखा दिया था। अखाड़े में लोग जगह को घेरे बाधा तोड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। एक कीचड़ राक्षस शू पर झपटता है पर वह उसे एक थप्पड़ से नष्ट कर देता है। वह अपनी मुट्ठी से बाधा को मारता है और वह चकनाचूर हो जाती है। बाधा के अंदर समय चलता है। शू फारिगो और शून्यू से मिलने चला जाता है। फिगारो पूछता है कहाँ जा रहा है। वह संकेत देता है कि भाई की मदद करेगा। फ्रैंकलिन लोगों को टिके देख अपने ड्रैगन को हमला करने का आदेश देता है। योद्धा और जादूगर ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं पर असफल रहते हैं। ड्रैगन त्यान लोगों और खिलाड़ियों को मार डालता है। मैरी उस पर हमला करती है पर ड्रैगन की रक्षात्मक आभा देखती है। वह गोली चलाने की कोशिश करती है पर ड्रैगन उसे छोड़ रे की ओर जाता है। मैरी रे का ध्यान इस ओर खींचती है। वह ड्रैगन को आते देख तय करता है कि वह सीधे मुकाबला करेगा। नेमेसिस उसके लिए चिंतित होती है। वह कहता है शायद मरेगा पर बिना लड़े नहीं मरेगा। वह कहता है कि वह ड्रैगन के हमले पर काउंटर अवशोषण करेगा। ड्रैगन रे पर झपटता है और वह आखिरी पल में पलटवार की तैयारी करता है। सभी उसकी ओर देखते हैं और ड्रैगन को उसे चबाते हुए पाते हैं। शू प्रकट होता है और एक लात से ड्रैगन को आसमान में उछाल देता है। वह रे को कहता है कि तभी पलटवार करे जब जीवित रहने का यकीन हो। शू के एक ही वार से ड्रैगन गायब हो जाता है। शू एक अंगूठी पहनता है और फ्रैंकलिन से बात करता है। वह कहता है कि फ्रैंकलिन के हर राक्षस को वह मिटा देगा। विनाश के राजा शू का जॉब लेवल 10 AC प्लस और ताकत 100,000 प्लस है। फ्रैंकलिन समझ नहीं पाता कि वह इतने तेज राक्षसों का मुकाबला कैसे करता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि शू गेम में मार्शल आर्ट कौशल लागू कर रहा है। फिगारो कहता है शू विरोधियों की गति का अनुमान लगाकर वहां मारता है जहां वे बच न सकें। शून्य पुष्टि करता है कि फ्रैंकलिन ने प्लान सी के लिए उनके नीचे जाल बिछाया है। वह इसकी देखभाल का वादा करती है और पूछती है कि फारिगो क्या करेगा। वह कहता है कि वह स्टैंड में 2 सबसे मजबूत बना रहेगा अगर कोई हमला करे तो। फ्रैंकलिन देखता है कि शू सभी जानवरों से लड़ रहा है। वह शू का विश्लेषण करता है और उसे उसकी शक्ति के लिए निर्दोष कहता है। वह कहता है कि वह बाकी 50,000 राक्षसों को एक साथ शहर में भेजेगा। शू सबको नहीं रोक पाएगा। फ्रैंकलिन कहता है शहर सब राक्षसों को नहीं रोक पाएगा पर तभी तोपखाना बाधा डालता है। तोपखाना शहर की ओर बढ़ रहे राक्षसों को मार देता है जिससे फ्रैंकलिन क्रोधित हो जाता है। वह शिकायत करता है कि रे, मैरी और शू ने उसकी तीनों योजनाएं बर्बाद कर दी। वह हार मानता है पर दूसरा रिमोट निकालकर बटन दबाता है और विशाल राक्षस जमीन खोदने लगता है। अखाड़े में भीड़ शू के लिए चीयर करती है क्योंकि वह हर राक्षस को एक ही वार में मार रहा है। अखाड़े का एक सबसे मजबूत खिलाड़ी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है। अपनी सीट पर वह उन राक्षसों को कुचल देता है जो फर्श में घुस रहे थे और उन्हें मार डालता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि क्या विनाश का राजा ईमानदारी से खेल रहा है। वह शू द्वारा नियंत्रित तोपखाना देखता है और कहता है कि वे निश्चित रूप से महंगे हैं। वह सोचता है कि शू ने उसके पैंडेमोनियम पर क्यों नहीं गोली चलाई, शायद कोई अन्य उद्देश्य है। रे फ्रैंकलिन के विचारों को बाधित करता है उसके बगल के पैंडेमोनियम पर उतरकर। रूक आश्चर्यचकित है कि शू का एम्ब्रियो एक तोपखाना कैसे हो सकता है। आंख के कोने से वह कोसिडस को पैंडेमोनियम की ओर दौड़ते देखता है और मुस्कुराता है। रूक मानता है कि ह्यूगो को चिंता करने से ज्यादा कुछ करना चाहिए। शू को बताया जाता है कि रे पैंडेमोनियम के शीर्ष पर पहुंच गया है। उसे याद आता है कि उसने रे को फ्रैंकलिन से बात करने की अनुमति दी थी। फ्रैंकलिन रे से शू के बारे में पूछता है और रे बताता है कि शू उसका बड़ा भाई है। वह हंसता है और रे से पूछता है कि क्या वह उनकी कहानी में समानता देखता है। फ्रैंकलिन रे से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और रे कहता है कि उसे 3 सवाल पूछने हैं। फ्रैंकलिन अनुमान लगाता है कि एक राजकुमारी को बचाने का है और रे से बाकी के बारे में पूछता है। रे उसे बताता है कि उसे कुछ पूछना है। रे पूछता है कि त्यान उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और वह दार्शनिक हो जाता है। फ्रैंकलिन हंसता है और अनंत डेंड्रोग्राम के बारे में बकवास करता है। रे पूछता है कि गेम की दुनिया के लोग क्या हैं। फ्रैंकलिन कहता है कि वे एलियन या AI हो सकते हैं। वह कहता है कि अगर यह असली दुनिया होती तो भी वह यही करता। रे पूछता है क्यों वह ऐसा घृणित काम कर रहा है। फ्रैंकलिन कहता है कि वह हारने से थक गया है। वह रे से तीसरा सवाल पूछने को कहता है पर तोपखाने के हमले से बाधित हो जाता है। वह सोचता है कि क्या शू ने अपना इरादा बदला क्योंकि वह काफी देर से राक्षसों से लड़ रहा है। फ्रैंकलिन राजकुमारी को जहां छोड़ा था वहां देखता है पर उसे नहीं पाता। वह अनुमान लगाता है कि रे एक चाल है। तोपखाना पैंडेमोनियम पर जोरदार हमला करता है। फ्रैंकलिन उसका स्वास्थ्य चेक करता है। वह देखता है कि यह बहुत कम है और सोचता है कि शू ही क्यों इसे रोकने आया, उसे झुन्यू या फिगारो की बजाय। रे फ्रैंकलिन पर हमला करता है पर ह्यूगो उसे बचाने कूदता है। नेमेसिस उसे काउंटर बढ़ाने को कहती है। वह कहता है लापरवाह होगा।
ह्यूगो चिल्लाता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। वह रे पर हमला करता है, पर रे भी वही करता है। कॉसिटिस की एक भुजा फटती है, ह्यूगो दूसरी से हमला करता है। रे देखता है कि देर हो चुकी है, वह अपना दाहिना हाथ कुर्बान करता है। कॉसिटिस रे का हाथ काटता है, पर वह नेमेसिस को दांतों से पकड़ता है। रे प्रतिशोध लेता है और ह्यूगो को मार डालता है। रे उठता है और फ्रैंकलिन पर दौड़ता है। वह बाएं हाथ से उसे जलाते हुए मारता है। फ्रैंकलिन कहता है अगली बार जीतेगा और गायब हो जाता है। कोलाहल गायब हो जाता है और रे गिर जाता है। नेमेसिस सिल्वर पर सवार होकर उसे गिरने से बचाती है। वह उसे लापरवाह कहती है और मुस्कुराती है। ग्रैंडिया रे का स्वास्थ्य ठीक करती है, पर माफी मांगती है कि उसका जादू उसका अंग वापस लाने के लिए काफी नहीं। मैरी बताती है कि रे का अंग पुनर्जीवित करने में सक्षम व्यक्ति त्सुकुयो महायाजिका है। वह कहती है कि वह उसे त्सुकुयो से मिलने की सलाह नहीं देगी। शू और अन्य टॉप खिलाड़ी उससे सहमत हैं। रे याद करता है कि त्सुकुयो कैसी है और कहता है कि अभी तक उसका दायां हाथ ठीक है। वह अपने हथियार को पकड़ने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकता है। नेमेसिस शर्मा जाती है और इसे चुंबन समझती है। शू, शून्यू और फारिगो रात के खाने पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। फिगारो शून्यू को पीने को देता है, पर वह कहती है कि वह नाबालिग है। शू पूछता है कि अखाड़े में किसी ने कुछ किया, पर शून्यू कहती है कि उसने राक्षस का कोर तोड़ दिया था। फिगारो बताता है कि जादुई रूप से सबसे शक्तिशाली चार्डेना ने कुछ किया। शून्यू शू को एक पत्थर फेंकती है और वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि चार्डेना ने अखाड़े के नीचे राक्षस पर कई बंधन मंत्र इस्तेमाल किए होंगे। शू उन्हें बताता है कि दो सबसे मजबूत खिलाड़ी कितने शानदार हैं और अगर वे फ्रैंकलिन के साथ मिल जाते तो कहानी कुछ और होती। शून्यू शू से पृथ्वी के राजा के साथ उसकी लड़ाई की अफवाह के बारे में पूछता है। वह उन्हें बताता है कि यह सच है और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। चार्डेना घर लौटते हुए पहले हुई घटना को याद करता है। वह कहता है कि वह महान शू को भूल गया और उससे लड़ना चाहता था। एक दूर देश में फ्रैंकलिन ह्यूगो से कहता है कि उसे कबीला छोड़ना होगा। वह उसे बताता है कि हाल में लोग उसे छोड़ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। वह ह्यूगो से पूछता है कि उसने जो किया उसके बावजूद वह उसकी मदद क्यों करने आया। ह्यूगो रोते हुए कहता है कि उसे नहीं पता। फ्रैंकलिन उससे मिलकर उसे जवाब खोजने के लिए कहता है। वह कहता है कि ह्यूगो को घूमना चाहिए और अपनी पसंद की चीजें खोजनी चाहिए। उसे दुनिया का अनुभव अपने हिसाब से लेना चाहिए, न कि उससे बंधा रहना चाहिए। फ्रैंकलिन ह्यूगो को एक स्क्रॉल देता है और उसे यूं कहता है, यू पृथ्वी पर एक लड़की है और फ्रांसिस्का उसकी बहन है। फ्रांसिस्का, जो फ्रैंकलिन है, ह्यूगो को अग्रिम जन्मदिन की बधाई देता है। ह्यूगो भावुक हो जाता है कि उसकी बहन को उसका जन्मदिन याद है। फ्रैंकलिन के कमरे के बाहर साइको ने ह्यूगो को बहन से सुलह पर बधाई दी। वह कहती है कि डेंड्रोग्राम में दोनों का पुरुष चुनना अजीब लगता है। फ्रैंकलिन खुश है कि उसका भाई अब उसके रास्ते में नहीं है। वह रे स्टार्लिंग के खिलाफ एक कुटिल योजना बनाने की सोच रहा है। चर्च में ग्रैंडिया अपने शूर वीरों का शोक मनाती है। सोचती है वे खिलाड़ियों से कितने अलग हैं। लिंडोर बताता है कि राजकुमारी एलिजाबेथ फिर से भाग गई है। वह राजकुमारी का एक नोट देता है जिससे ग्रैंडिया चिंतित हो जाती है। अखाड़े में रे और नेमेसिस मैरी का सामना करने की तैयारी करते हैं। वे एलिजाबेथ को मैरी को बुलाते देख आश्चर्यचकित होते हैं। रे पूछता है कि वह कैसे आई। वह कहती है कि छिपकर भाई के पीछे आई। वे राजकुमारी के भागने की कुशलता से परेशान हो जाते हैं। मैरी रे से पूछती है कि क्या वो जीत सकता है, पर वो कहता है कि संभावनाएं कम हैं। रे कहता है कि जब तक मौका है तब तक वो हार नहीं मानेगा। मैरी उसे रे द अनब्रेकेबल कहती है, जो उसे चौंका देता है। वो उसे कई उपनामों से बुलाती है और वो अनब्रेकेबल चुनता है। नेमेसिस उसे प्रिंस कहती है, पर वो इस उपनाम से इनकार करता है। मैरी शूट करने की तैयारी करती है और रे अपना स्टांस लेता है। रे कॉलेज जाते हुए एक गोरी लड़की के पास से गुजरता है। वो उसका अभिवादन करता है और वो सिर हिलाकर चली जाती है। रे पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है।